अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड जो एल्गोरिथम है ये इसको स्टडी किया था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को स्टडी किया, फिर हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हमने स्टडी किया। ये तीसरा एक एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम के अंदर हम देखते हैं कि जिस जॉब का जो रिमेनिंग टाइम है, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट थी, उसके अंदर जो लास्ट स्लाइड्स हैं, ये इसके अंदर हमने जो बात की थी वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की थी, जिसके अंदर हम देखते थे कि जैसे ही एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हम देखते थे कौन सी छोटी जॉब है और उसके हिसाब से हम उस एल्गोरिथम को ऑपरेट करते थे, उस जॉब को एग्जीक्यूट करते थे। अब हम आगे हैं इसके ऊपर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के ऊपर। जिस जॉब का रिमेनिंग टाइम सबसे कम होगा उस जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा जी, ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है। प्रीएम्प्टिव ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, असाइनमेंट के अंदर भी दिया था। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि अगर जॉब जो है सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो रही है तो सीपीयू उस जॉब को टाइम कुछ दे के उसके बाद उस जॉब को छोड़ देगा और वो जॉब जो है दोबारा क्यू के अंदर आ जाएगी। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि सीपीयू उस जॉब से वापस लिया जा सकता है। जो नॉन प्रीएम्प्टिव होती हैं, अगर उनको एक बार सीपीयू मिल गया तो जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर लेती उस वक्त तक वो सीपीयू को छोड़ती नहीं है वो जॉब्स। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि ये जॉब जो चलेगी वो जब तक उसका टाइम होगा उसके बाद वो छोड़ देगी। इसके अंदर द स्केड्यूलर, इसके अंदर जो अगला पॉइंट है, इसके अंदर द स्केड्यूलर ऑलवेज चूज द प्रोसेस हुज रिमेनिंग टाइम इज द शॉर्टेस्ट। ये सबसे जो मेन पॉइंट है इसका, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, इसके अंदर जो फर्क है वो इस बुलेट का आपके पास इसका फर्क है। मस्ट एस्टिमेट एक्सपेक्टेड रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम, हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना रिमेनिंग टाइम है इसका। व्हेन अ न्यू प्रोसेस ज्वाइन, जी, when a new process join the ready queue, it may have a shorter remaining time and preempt the current process। जैसे ही एक जॉब आएगी और उसके बाद हम फौरी चेक करेंगे कि जॉब जो ऑलरेडी रेडी क्यू के अंदर है, जो रनिंग हो रही है जॉब, क्या उसका टाइम ज्यादा तो नहीं। मसलन अगर एक जॉब आई है उसका टाइम है 6 मिली सेकेंड और जो जॉब चल रही है उसका टाइम है 10 मिली सेकेंड, तो जो जॉब नई आई है उसको हम सीपीयू साइन कर देंगे, जो 10 मिली सेकेंड वाली है उससे हम सीपीयू ले लेंगे। ये इस 4 नंबर बुलेट का मतलब है। और फिर ये बात बताई गई है, इफ द न्यू जॉब नीड लेस टाइम टू फिनिश देन द करंट प्रोसेस इज सस्पेंडेड एंड न्यू जॉब स्टार्टेड। ये जो बात अभी मैंने कही कि अगर जो नई जॉब आई है उसको टाइम रिक्वायर्ड है 6 मिली सेकेंड और जो जॉब चल रही है उसको है टाइम रिक्वायर्ड 10 मिली सेकेंड, तो हम 10 मिली सेकेंड वाली को स्टॉप कर देंगे क्योंकि जो नई जॉब आई है उसका टाइम है 6 मिली सेकेंड, तो 6 मिली सेकेंड हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम है, तो इसलिए हम जो नई जॉब आएगी उसको सीपीयू साइन कर देंगे। शॉर्ट जॉब इज गिवन इमीडिएटली प्रेफरेंस टू अ रनिंग लॉन्गर जॉब। ये वही बात
कि अगर जो नई जॉब आ रही है उसका टाइम थोड़ा है, तो जो रनिंग जॉब है और वो बड़ी है, तो उससे वो सीपीयू जो है वो वापस ले लिया जाएगा। ये इसकी एग्जांपल है, ये हम इसकी एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। इस एग्जांपल से ये आपको एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। ये प्रोसेस P1 है और इसका अराइवल टाइम है 0 और इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है 7 मिली सेकेंड। आपका जो P2 प्रोसेस है वो आपके पास 2 सेकंड के ऊपर आया है और इसका जो बस टाइम है या इसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो 4 मिली सेकेंड है। P3 प्रोसेस है, ये 4 सेकंड के ऊपर आया है और इसका टाइम है 1 और इसका जो टाइम है P4 का ये 5 पे है और इसका जो टाइम रिक्वायर्ड है इसको 4 है। अब हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले जो है वो P1 प्रोसेस आएगा। जैसे ही P1 प्रोसेस जो है इसके अंदर ये P1 प्रोसेस जो है ये हमारे पास आएगा और P1 प्रोसेस को अभी चलते हुए, और इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड था 7 मिली सेकेंड। इसको ये बात हमने ज़हन के अंदर रखनी है। P2 आया 2 के ऊपर, अब 2 के ऊपर आया तो P1 जो है 2 सेकंड चल चुका है और इसका जो यहाँ पर जो रिमेनिंग टाइम है वो है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूं, जब P2 आया तो P1 का जो रिमेनिंग टाइम था वो हमारे पास था 5 रह गया यहां पर, क्योंकि P1 जो है वो 2 मिली सेकेंड तो चल चुका है। जब P2 आया तो P1 2 मिली सेकेंड चल चुका था, तो 7 में से 2 निकाले तो बाकी रह गया इसका P1 का 5 मिली सेकेंड रिमेनिंग टाइम है इसका। अब हम इसको कंपेयर करेंगे P2 के साथ। अब 5 मिली सेकेंड P1 को चाहिए और 4 मिली सेकेंड P2 को चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर एल्गोरिथम के रूल के मुताबिक P2 जो है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये P2 जो है इसको एग्जीक्यूट, इसको सीपीयू इसको साइन कर दिया जाएगा। अब देखें जी P3, अब P3 आया 4 मिली सेकेंड के ऊपर। अब 4 मिली सेकेंड का मतलब ये है कि अब P2 2 के ऊपर आया है और इसको 4 चाहिए था। इसका मतलब है कि इस वक्त इसके कितने रह गए थे, P2 के कितने रह गए थे, यहां पर हमारे पास P2 का कितना रिमेनिंग टाइम रह गया हमारे पास, 0 नहीं, वो 2 पे आया है ना, अराइवल टाइम देखे ना उसका, तो 2 सेकंड ही रह गए। वो 2 सेकंड पे आया है और 4 के ऊपर एक और प्रोसेस आ गया है। इसका मतलब है कि वो 2 ही चला है। जब वो 2 सेकंड चला है तो उसका रिमेनिंग टाइम, बस उसको 4 चाहिए थे चलने कंप्लीट होने के लिए, चला ही 2 है, तो 2 मिली सेकेंड उसका रिमेनिंग टाइम हो गया। अब P3 का कितना टाइम है जी, उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए 1। यहां उसका जो होना है, कंपैरिजन होना है, वो P2 के साथ कंपैरिजन होना है। अब P2 को कंप्लीट होने के लिए 4 मिली सेकेंड, ये 4 अराइवल टाइम 4 के ऊपर उसको चाहिए थे 2 मिली सेकेंड, जबकि P3 को चाहिए 1 मिली सेकेंड। इसलिए जो P3 है इसको जो है हम इसको स्विच कर देंगे क्योंकि इसका रिमेनिंग टाइम थोड़ा है। अब जैसे ही P4 आया, वो आया 5 के ऊपर, 5 के ऊपर आया तो P1 को हमारे जो P3 था उसको चाहिए था 1, तो 4 और 5 के दरमियान में फर्क है 1। इसका मतलब है कि P3
जॉब अपनी कंप्लीट करके यहां से आउट हो गया है। अब मुकाबला है P1, P2 और P4 के दरमियान। अब P4 जो है, अब यहां पर अब आप देखें P4 को चाहिए 4, ये आपके पास P4 को चाहिए 4, P2 को चाहिए 2 और P1 को चाहिए 5। तो इनमें से जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है? P2 है। इसलिए जो P2 है यहां पर ये एग्जीक्यूट होगा। अब P2 को चाहिए थे 2 मिलीसेकंड, ये 5 से लेके 7 तक जो है ये अपना काम एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके बाद देखें, इसके बाद बारी किसकी आती है? अब कंपैरिजन किसके दरमियान में रह गया? 5 और 4 के दरमियान में। 5 और जब 4 के दरमियान में कौन सा छोटा है? वो ये P4 वाला छोटा है। तो 4 किसका है? P4 का है। तो इसके बाद ये आपके पास P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P4 के एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास कौन सा बचता है? आपके पास अल्टीमेटली P1 बचता है। तो ये आपके पास P1 आ जाएगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारा वही है जो स्टैंडर्ड हम पहले भी एवरेज वेटिंग टाइम के लिए यूज करते रहे। तो ये हमारे पास है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट का एल्गोरिथम। अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी आगे भी एग्जांपल आ जाएगी एक और। तो ये एवरेज कैसे निकाली है? सर एवरेज टाइम रिपीट कैसे कर दें निकाली? इसे एक दफा। एवरेज कैसे निकल रही है? अब देखें जरा जी सर, P1 ने, मैं एवरेज वाली बात समझा देता हूँ, बड़ा इजी है। P1 जो है इसने कितना वेट किया है? P1 आया 0 के ऊपर और P1 जो है इसको 0 के ऊपर आया 2 सेकंड। ये टोटल ये हमारे पास इसको टाइम लगा है और उसके बाद ये जहां पर जाके आया 16 के ऊपर। अब टोटल P1 को कितना वेट करना पड़ा है? यहां पर P1 0 के ऊपर आया, इसके बाद 2, इसके बाद 4, 5 के बाद 4 और ये हमारे पास 5 और 4 9। ये हमारे पास टोटल इसको 9 सेकंड वेट करना पड़ा। P2 2 के ऊपर आया और साथ ही इसको CPU मिल गया, ये P2 को मिला है, ये इसका है। P3 जो है जैसे ही आया ये साथ ही इसको ये जो है आपका ये इसको 2 सेकंड इसका वेट करना पड़ा और नीचे वाले को जो P4 है इसको आपको 1 करना पड़ा। तो ये आपके पास एवरेज वेट टाइम आ गया और इसको 4 के ऊपर डिवाइड किया तो ये आपके पास 3 मिली सेकेंड आपके पास आ गया। अब हम इसको, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल है अगली स्लाइड के ऊपर दी हुई है, वो आपको ये एल्गोरिथम फिर ये आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक एक्सरसाइज एग्जांपल है। अच्छा जी, अब देखिए P1 जो है इसका 6 मिली सेकेंड है और ये इसके ऊपर आया है, इसका हम लिख लेते हैं यहां पर। P1 जो है वो आपके पास इसका आया है 0 के ऊपर और इसको चाहिए हमारे पास 6 सेकंड इसको चलने के लिए। P2 जो है हमारे पास बस टाइम है इसका, टू अराइवल टाइम है इसका 1 के ऊपर और यहां पर इसको चलने के लिए चाहिए 2 मिली सेकेंड। P3 जो है इसका अराइवल टाइम है 2 और इसको चलने के लिए चाहिए यहां पर 8। और P4 जो है ये हमारे पास है, इसको अराइवल टाइम है इसका 3 और इसको चलने के लिए चाहिए आपके पास 4। अब हम बनाते हैं इसका एक गैंट चार्ट।
ये मैं एक चार्ट बना लेता हूं, यहां से लेके यहां तक। अब इसके दरमियान में हम अब लाइन लगाएंगे। ये P1 आया 0 के ऊपर, P1 आया 0 के ऊपर। यहां पर इसके दरमियान में लिख लेते हैं जी P1 आया 0 के ऊपर और इसको चलने के लिए चाहिए थे 6, लेकिन P2 आया 1 के ऊपर, इसको चलने के लिए चाहिए थे 2। अब P1 0 के ऊपर आया तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर 0 के ऊपर आया और अभी 1 सेकंड ही चला है तो P2 भी आ गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं 1 सेकंड ही चला है तो P2 भी जो है आ गया। अब P2 जो है आया है, इसको P2 को चाहिए 2 सेकंड चलने के लिए, और P1 कितना चल चुका है, 1 चल चुका है, और इसके जो है रिमेनिंग अब यहां पर मैं रिमेनिंग टाइम लिख लेता हूं। इसके अभी रिमेनिंग है 5। मैं नीचे करके चलें जी, इसको नीचे कर देते हैं। P2 जब आया तो P1 के रिमेनिंग थे 5 मिली सेकेंड। अब जब 2 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि 2 वाला आपका एग्जीक्यूट होगा, 5 वाले से सीपीयू वापस ले लिया जाएगा। अब हम यहां पर P2 को ले आते हैं, ये P2 आ गया हमारे पास। P2 अब P2 जो है अभी 1 सेकंड ही चला है तो P3 भी आ गया, लेकिन P3 का रिमेनिंग, अब P2 का यहां पर हम चेक करेंगे कि P2 का टाइम कितना रह गया था। P2 का टाइम, इसको 2 चाहिए था, 1 चल चुका है और 1 जो है वो आपके पास रिमेनिंग है। इसका मतलब है कि P3 इसका कंपैरिजन, 1 का कंपैरिजन हो रहा है 8 के साथ। इसका मतलब है कि P3 जो है वो स्विच नहीं करेगा। अब P3 अब आ गया जनाब 3 के ऊपर, अभी 2 चला है, P2 जो है 2 चला है, 1 और ये 2। अब इसका यहां पर P2 का कितना टाइम रह गया पीछे। अब P2 जो है अपनी, इसको 2 चाहिए था चलने के लिए, 2 कंप्लीट हो गया। P2 का जो है वो टाइम 0 रह गया पीछे, रिमेनिंग टाइम। P2 का रिमेनिंग टाइम है 0। अब आपके पास P4 आ गया। अब इसका मतलब यहां पर ये है कि ये 3 के ऊपर अपनी जॉब कंप्लीट कर गया, ये 3 आ गया। यहां पर P2 अपनी जॉब कंप्लीट कर गया, इसका काम P2 का खत्म हो गया। अब Q के अंदर कौन है? Q के अंदर P1 है, P3 है और P4 है। अब कंपैरिजन किसका है? 4 का, 8 का और 5 का। अब इन तीनों में से शॉर्ट कौन सा है? P4 है। इसका मतलब है कि अब P4 आएगा यहां पर। P4 को चलने के लिए कितना चाहिए? 4 मिली सेकंड उसको चाहिए चलने के लिए। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा P4 आ जाएगा, और जब इसको 4 चाहिए मिली सेकंड चलने के लिए, और आपके पास यहां पर आ जाएगा 7, ये चल के। अब इसके बाद पीछे कौन से रह गए? 2। अब रह गया P1 रह गया और P3 रह गया। P3 को चाहिए 8 और P1 को चाहिए 5, और 8 और 5 में से P1 चलेगा। अब हम P1 जो है
इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। P1 को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास यहां पर मैं लगा लेता हूं जी P1, इसके बीच में P1, और इसको कितने चाहिए जी, इसके रह गए थे 5, टोटल 6 थे, एक चल चुका है, 5 रह गए। 7 और 5 हमारे पास हो गए 12 यहाँ पर। अब पीछे कौन सा रह गया, एक ही प्रोसेस रह गया, और वो है हमारे पास P3 का। ये P3 का प्रोसेस चला और इसको कितने चाहिए थे, 8, 12 और 8, ये आपके पास हो गए टोटल 20। ये लें, अब इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है? अब एवरेज वेट टाइम निकाल लें। P1 ने कितना वेट किया है, P1 0 पे आया, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, दोबारा कितने पे, और 1 सेकंड वो चल गया है, दोबारा वो उसको सीपीयू मिला है 7 पे जाके, 1 वो चल चुका है, इसका मतलब है 1 और 7 के दरमियान में उसने 6 मिली सेकंड का उसने वेट किया है। ये P1 ने 6 मिली सेकंड वेट किया। P2 ने कितना वेट किया, P2 हमारे पास 1 मिली सेकंड पे आया, साथ ही इसको सीपीयू मिल गया और ये जॉब एग्जीक्यूट की इसने, और P2 को कोई इसको वेट करना नहीं पड़ा। दोबारा P2 जो है, अब आप देखें कि यहाँ पर P2 दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, P2 जैसे ही आया और साथ ही उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उसको दोबारा वेट नहीं करना पड़ा, इसलिए इसका वेटिंग टाइम यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 0। अब मैं बात करता हूं P3 आया 2 मिली सेकंड के ऊपर, और इसको सीपीयू कितने पे मिला है, इसको मिला है 12 पे। इसका मतलब है कि इसको 10 मिली सेकंड वेट इसको करना पड़ गया। 2 पे आया है, यहां पर देखें आप गौर से कि ये 2 पे आया है और इसको सीपीयू कितने पे मिला है, 12 पे। 2 और 12 के दरमियान इसको 10 मिली सेकंड का वेट करना पड़ा है P3 को। इसको अराइवल टाइम को और फर्स्ट टाइम जब सीपीयू मिला और अराइवल टाइम, ये इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपके पास 10 मिली सेकंड आ गया। और अब बात करते हैं P4 की। P4 जो है हमारे पास कब आया है, P4 आया है 3 मिली सेकंड के ऊपर, ये आपको नजर आ रहा है P4 के आगे लिखा हुआ है 3 पे आया है, और साथ ही P4 को सीपीयू यहां पर मिल गया है। 3 पे आया और 3 पे ही इसको सीपीयू मिल गया P4 को। और गौर से देखें कि P4 जो है 3 पे, ये 3 पे आया और 3 पे सीपीयू मिल गया और इसने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली। दोबारा इस गैंट चार्ट के अंदर आपको P4 नजर नहीं आ रहा। अब देखें पहले P1 के केस के अंदर क्या था, जैसे P1 आया 1 सेकंड चला और उसके बाद वो 12 सेकंड के ऊपर P1 जो है 7 के ऊपर आया था, 1 चल गया था, दोबारा 7 के ऊपर आया और 1 और 7 के दरमियान में 6 जो है फर्क है। अब P4 जो है 3 पे आया है और 3 के ऊपर इसको मिल गया है, इसका मतलब है कि इसको कोई भी टाइम वेट नहीं करना पड़ा, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 0। तो इसको हम जमा कर लें, इसको टोटल 6 जमा 0 जमा 10 जमा 0, तो ये आपके पास आ गया 26, और 26 को आप 4 पे डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ गया ये 16 आता है। 26 कैसे बना है, 16 बनता है। अच्छा सॉरी, ये 16 है
और ये आपके पास आ गया जी 4 मिली सेकंड आपके पास क्या है एवरेज वेट टाइम जी। द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर क्या था कि जो जिस जॉब को एक बार सीपीयू मिल गया, शॉर्टेस्ट जॉब को वो सीपीयू जब तक वो जॉब अपनी नहीं कंप्लीट कर लेती, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करती, उस वक्त तक सीपीयू नहीं छोड़ेगी। जबकि प्रीएम्प्टिव क्या है कि शॉर्टेस्ट जॉब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट जो है ये प्रीएम्प्टिव वर्जन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, और ये फास्टर है आपके नॉन प्रीएम्प्टिव से। नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन से फास्टर क्यों है? क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर जो शॉर्टेस्ट जॉब एक बार जिसको सीपीयू मिल गया, जब तक वो अगर उससे भी छोटी जॉब आ गई तो वो फिर उससे जो बड़ी होगी जिसको ऑलरेडी सीपीयू मिला हुआ है वो उस वक्त सीपीयू नहीं छोड़ेगी और उससे छोटी जॉब जो है वो पाइपलाइन के अंदर लगी रहेगी। दूसरा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर ये भी मसला था जो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया कि इसके अंदर स्टारवेशन भी आ जाती है। स्टारवेशन कहते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब्स बार बार आती जा रही हैं, जो लॉन्गेस्ट जॉब है वो शॉर्टेस्ट जॉब के बार बार आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वेट टाइम के अंदर चली जाती हैं। इसको हम स्टारवेशन भी कहते हैं और इसको कॉनवे इफेक्ट भी कहते हैं। इसके दरमियान में लिटिल बिट सा फर्क है। अच्छा जी, अब ये अगली जो बात की जा रही है, however within our calculation the shortest remaining time first we have not include any time for the context switching। अब इसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये होती है कि एक जॉब अगर ऑलरेडी चल रही है तो उससे सीपीयू लेके दूसरी जॉब को सीपीयू दे दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इससे जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है उसके अंदर फिर बात जहन के अंदर कर लें, नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर एक बार सीपीयू मिल गया तो जब तक वो जॉब अपना टाइम पूरा नहीं कर लेती उस वक्त तक जो है वो जब सीपीयू नहीं छोड़ेगी। जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव जो प्रीएम्प्टिव के केसेस के अंदर ये है कि अगर जॉब चल भी रही है, उसको प्रोसेसर भी मिला हुआ है, तो फिर भी हम उससे सीपीयू वापस ले सकते हैं। जब हम चलती हुई जॉब से सीपीयू वापस लेंगे, जिस तरह हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट के अंदर चलती हुई जॉब, एक प्रोसेस जो ऑलरेडी सीपीयू जिसको असाइन है और उसको सीपीयू मिला हुआ है वो ऑलरेडी चल रहा है, उससे हमने उससे सीपीयू वापस ले लिया है। और जब हम ऐसा सिनेरियो होगा तो हम इस सिनेरियो को कहेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। When CPU switches to another process, ये आपके पास the system must have saved the state of the system must save the state of the old process and reload the save state for the new process। जो है इसके अंदर ये भी चीज है आपके पास। जब एक सीपीयू चल रहा है तो अगर एक प्रोसेस से सीपीयू ले लिया गया है और दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दे दिया गया है, तो हम क्या करते हैं कि पिछले प्रोसेस का जो है सीपीयू जो हमने उससे लिया था, हम क्या करते हैं कि उसका जो उसकी रनिंग स्टेट है, जहां तक उसने काम कंप्लीट किया था उसके काम को हम जो जितना उसने कंप्लीट किया है उसको सेव कर लेते हैं, और जो नया प्रोसेस आया है उसका जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसको हम मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं।
मिसाल है कि एक बंदा तंदूर के ऊपर रोटियां ले रहा है और वो उसने रोटियां लेनी है 10 और उसने 6 रोटियां लग गई हैं और पीछे से एक बंदा आया है, उसने कहा जी कि मुझे चाहिए 2 रोटियां। अब एल्गोरिथम है आपके पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब जो बंदे ने 10 रोटियां लेनी थी और 6 रोटियां उसकी ऑलरेडी 6 उसकी लग गई हैं, 10 में से 6 लग गई हैं, 2 वाला आ गया है, अब उसकी रह गई 4 और लेने वाला आ गया, नया जो बंदा है उसकी है 2। अब हम तंदूर वाला उसको कहता है कि भाई जी ये आप अपनी 6 रोटियां आप लें और आप जरा वेट करें, आपने 4 लेनी है बकाया, आपकी बाकी 4 रह गई हैं, जबकि इसने 2 लेनी है। मैं इसको 2 देता हूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अब वो जो 6 रोटियां हैं वो एक तरफ सेव कर ली जाएंगी और जो 2 जिसने लेनी है रोटियां उसको तंदूर वाला कहेगा आप आ जाए जी इस रोस्टर के ऊपर आ जाए, या उसका जो बना होता है जहां पर वो खड़े होके रोटियां दे रहा होता है, वो कहता है आप यहां पर आ जाएं। इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस है, उसको चलने के लिए चाहिए थे 10 सेकंड और वो अपना काम कर रहा था, कोई 4-10 इंस्ट्रक्शंस थी, 10 इंस्ट्रक्शंस 10 कमांडें वो उसने एग्जीक्यूट करनी थी, तो फिर वो प्रोसेस क्लियर होना था। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि वो 10 प्रोसेस जो इंस्ट्रक्शंस हैं अब वो कंप्लीट नहीं हुई, उनमें से 6 इंस्ट्रक्शंस अभी हुई और पीछे से 2 इंस्ट्रक्शंस वाला एक प्रोग्राम आ गया। अब सीपीयू कहेगा कि भाई ये जो 6 आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई हैं, इतना जितना काम आपने कर लिया है, मुझसे जितना आपने काम ले लिया है, इतना काम को आप सेव कर लें और जो नया प्रोसेस है, नया प्रोग्राम आया, उसको रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यही बात लिखी हुई है, आप इसको गौर से देखेंगे। When CPU switches the another process, जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि एक बंदा ऑलरेडी काम कर रहा था, 10 रोटियां ले रहा था, 6 लगी थी, 4 उसकी बाकी थी, तो 2 वाला आ गया। तो अब क्या होगा कि when CPU switches to another process, जब एक CPU दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच करेगा, the system must save the state of the old process, जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा था, जिसने 6 रोटियां ऑलरेडी ले ली थी, उसकी 6 रोटियों को कहता है वो सेव करे, या 6 कमांडें जिसकी लग गई हैं प्रोसेस की, 10 कमांडों में से 6 कमांडें लग गई हैं, उन 6 कमांड्स को जितना काम उसका हो गया है उस काम को सेव किया जाए एंड रीलोड द सेव्ड स्टेट फॉर द न्यू प्रोसेस, और जो नया प्रोसेस आया है उसकी स्टेट को लोड किया जाए। हो सकता है जो नया प्रोसेस आया है उसकी रोटियां का वो पहले भी चला हो, ये भी हो सकता है वो प्रोसेस पहले भी चला हो, तो जो प्रोसेस अगर पहले चला होगा तो उसकी भी सेव स्टेट होगी, तो वो सेव स्टेट जो है वो उसकी लोड कर दी जाएगी। तो इन सर अगर प्योरिटी वाइज अगर फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, कमांड्स, अगर उनकी प्योरिटी ज्यादा है देन फिर वो सेकंड को दे देगा। अगर वो प्रायोरिटी क्यू और चीज है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब आ जाती है तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब को वो रोक दे। जैसे ये प्रोटोकॉल लगा होता है कि आप ट्रैफिक चल रही है तो एक वीआईपी आ गया है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है, तो हाई प्रायोरिटी वाला काम आ गया, तो जो ट्रैफिक चल रही है वो जहां पर बंदा जिस जगह पे होता है वो वहीं पर रुक जाता है, उसका जितना सफर उसने तय किया हुआ है ये नहीं होता उसको घर पे भेज दिया जाता है, जितना उसने सफर तय कर लिया है उसको वहीं पर रोक दिया जाता है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है, उसके अंदर 10 कमांड्स हैं, 10 कमांड में से 6 कमांडें चल गई हैं, 4 कमांड्स बाकी हैं, तो 6 जो कमांड चल गई हैं उनका जो रिजल्ट है वो उसको सेव कर लिया जाता है ताकि जब दोबारा प्रोग्राम चले
तो 6 जो ऑलरेडी चल गई हैं, उसके बाद जो बाकी 4 रह गई हैं वही बाकी की 4 चलें। ये ना हो कि जब दोबारा प्रोग्राम चले, जब दोबारा उसको सीपीयू मिले तो फिर वो जो है वो नए सिरे से फिर दोबारा 10 की 10 कमांड्स एग्जीक्यूट करने चल पड़े। ऐसा नहीं होगा। जो उसने जितना काम कर लिया है उतना काम उसको सेव कर लिया जाता है और जो नया काम है उसको लोड कर दिया जाता है। मैंने अभी आपको तंदूर की मिसाल इसलिए दी है रोटियों की कि अगर आपने 10 रोटियां लेनी है, 6 रोटियां आपकी लग गई हैं और 4 रोटियां आपकी बाकी हैं, 2 वाला आ गया है, तंदूर वाला कहता है भाजी ये 6 रोटियां लेके आप साइड पे हो जाएं, मैं आपको 4 रोटियां बाद में देता हूं, पहले इस बंदे को 2 रोटियां दे लूं। वो आपकी 6 रोटियां सेव हो गई हैं। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ द ओल्ड प्रोसेस। जो ओल्ड प्रोसेस से मुराद जो प्रोसेस चल रहा था, जो आप तो रोटियां ले रहे थे, आपने 6 रोटियां ले ली थी, वो उसको सेव करेगा। और जो रोटियां ले नया बंदा आया है रोटियां लेने के लिए, 2 रोटियां लेने के लिए आया है, अब वो उसके लिए वो उसका सिस्टम उसको लोड करेगा और उसको टाइम दे देगा। ये है इसका मतलब। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर एक बार जब सीपीयू मिल जाता है तो फिर जब तक वो जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो सीपीयू नहीं छोड़ता। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपके पास, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये आपके पास नॉन प्रीएम्प्टिव की एग्जांपल्स हैं। ये जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट हमने जो अभी एग्जांपल की है, ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव के अंदर सीपीयू चलते हुए प्रोसेस से भी ले लिया जाता है। जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और नए प्रोसेस को चला दिया जाता है। और जब फिर उसकी बारी आती है तो क्योंकि सस्पेंड किया होता है, जितना काम उसका हो चुका होता है उसको दोबारा मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है और जो उसका रह गया होता है उसको कंप्लीट कर दिया जाता है। मिसाल, वो 10 रोटियां लेनी थी, 6 ले ली आपने, 2 वाला आ गया, 4 रह गई थी, 2 वाला आ गया। जैसे ही उसको 2 रोटियां दी उसने, उसके बाद आपको बाकी की 6 दे के आपका काम, आपको कहेगा आपकी 10 हो गई पूरी, आप भी जाएं। ये इसकी है, इसकी मैंने आपको देसी मिसाल दी है इसकी। ये इसकी ना इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की इसकी एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर। अब देखें इसके अंदर ये थोड़ी सी गौरतलब है चीज। ये प्रोसेस P0 प्रोसेस है और ये आपके पास प्रोसेस P1 है। ये 2 सेपरेट प्रोसेसेस हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इन 2 प्रोसेसेस को चला रहा है। इंटरप्ट और सिस्टम कॉल, ये मैंने आपको असाइनमेंट से, इंटरप्ट क्या होती है कि मुदाखलत करना। सिस्टम कॉल आ गई, कोई अर्जेंट काम आ गया तो इंटरप्ट जनरेट की जाती है कि ये जो आप जो चीज काम कर रहे हैं इसको रोक दें। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट करना, मुदाखलत करना, रोकना किसी चीज को। तो जैसे ही इंटरप्ट आएगी तो मिसाल है कि जो P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस ऑलरेडी हमारे पास जो P1 प्रोसेस चल रहा था, जैसे ही P1 इंटरप्ट आई, P1 के जो स्टेट है, P1 जितना चल चुका था उस P1 को वहीं पर सेव कर दिया जाता है। मिसाल है कि जो अभी मिसाल दी कि 10 कमांड्स थी, P0 प्रोसेस ने 10 कमांड्स चलानी थी। 10 कमांड्स में से 6 कमांड चलानी, 4 कमांड्स बाकी रह गई। वो स्टेट यहाँ पर उसकी सेव कर ली जाएगी, यहाँ पर उसको सेव कर लिया जाएगा कि भाई जी यहाँ पर आपका स्टेटस ये है। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो आइडल लिखा हुआ है यहाँ तक, अब यहाँ पर प्रोसेस P1 जो है, ये आपके पास ये जो P1 प्रोसेस था आपके पास, ये आपके पास P1 प्रोसेस है। अब ये जो P1 प्रोसेस है ये इसके अंदर लोड कर दिया जाएगा। ये P1 जो प्रोसेस है ये यहाँ पर लोड कर दिया जाएगा। यहाँ पर
जब ये P0 जो था ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये मैरो के निशान बना दिए आपको। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके पास जो बना आ रहा है कि ये आइडल है, आपके पास इतनी चीज आपके पास आइडल है, यहां तक ये आपके पास आइडल टाइम आ रहा है। आइडल टाइम इसलिए आ रहा है कि P1 जो है इतनी देर तक खामोशी से बैठा रहा है। P1 का जो काम स्टार्ट हुआ है वो आपके पास इस जगह पे जाके काम स्टार्ट हुआ है, और जितनी देर तक उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ वो P1 उतनी देर तक आइडल बैठा रहेगा। अब यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन आ रही है ये आपके पास ये वाली जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। जब P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद P1 से प्रोसेस ले लिया जाएगा और दोबारा P0 जो है इसको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा। जब इसे प्रोसेस ले लिया जाएगा, जब इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी तो ये आपके पास दोबारा आइडल स्टेट के अंदर आपके पास P1 जो है वो चला जाएगा। तो जब P1 ने लोड होना था तो ये मैं आपको दूसरा निशान, हाँ जी, P1 ने लोड होना था तो P10 जो है उतनी देर तक खामोशी से बैठा रहा, उसकी स्टेट को इसको सेव किया हमने। मिसाल अगर तो 2 रोटियों ले, ये इसको समझ ले ये 2 रोटियां लेने वाला बंदा था और ये 10 रोटियां लेने वाला बंदा है। इसने जब आया तो इतनी देर तक ये आइडल ही रहा। ये कब तक आइडल रहा? जब तक P0 जो है वो अपनी जो उसने 6 रोटियां ली थी वो उसको उठा के साइड पे नहीं कर लेता, उसको सेव नहीं कर लेता पहले और फिर जगह खाली नहीं कर देता, उतनी देर तक P1 भी जो है वो जिससे 2 रोटियां लेनी है वो भी वेट करेगा। ये भी एक बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि जैसे ही एक बंदा आया, 6 रोटियां लग गई थी, 4 रह गई थी, एक और बंदा आ गया 2 रोटियां लेने वाला। अब जब तक वो P1 जो है जिसने 10 लेनी थी वो 6 रोटियां उठा के साइड पे नहीं कर लेता और वो अपनी जगह खाली नहीं कर लेता, उतने सेकंड तक वो जो 2 रोटियां लेने वाला बंदा है वो भी वेट करेगा। जब P1 जब आया है तो P0 चल रहा था। अब P0 की जितना काम हो गया है, P0 का जितना काम हो गया है उस काम को हमें सेव भी करना है, उतना P1 वेट करेगा ना। देखें आप वो 6 रोटियां उसने ले ली, अब वो 6 रोटियां उठा के मिसाल है कि साइड पे कुर्सी पे बैठता है, वो अपना छापा और वो कोना उठा के वो साइड पे कर लेता है। जितनी देर वो 2, 4, 10 सेकंड वो अपनी जगह छोड़ने के लिए लगाएगा उतनी देर तो जो 2 रोटियां P1 जो है वो तो वेट करेगा ना उतनी देर। सीपीयू तो उसको मिल गया, इंटरप्ट आ गई, ठीक है सर। P0 चल रहा था, इंटरप्ट आई कि P1 को सीपीयू मिलना है। अब P0 को कहा जाएगा कि भाई जी जितना आपने काम कर लिया उसको सेव करें और अपना सीपीयू छोड़ दें। P0 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मिली सेकंड में होता है ये, 3-4 मिली सेकंड वो लेगा। जितना काम उसने किया है ऑलरेडी वो कर चुका है, उस काम को वो सेव करेगा और सेव करने के बाद वो P1 को कंट्रोल शिफ्ट कर देगा। लेकिन जब तक P0 अपना काम वाइंड अप नहीं कर लेता जो वो कर चुका था और कंट्रोल शिफ्ट नहीं करता P1 को, उतनी देर तक तो वो वेट करेगा ना। यस सर। बात लॉजिकल समझ आती है ना आपको? मंतक लॉजिकल है ना बात? जी सर समझ आ गई। जी सर। वो एक बंदा ऑलरेडी रोटियां ले रहा था, आप कहते भाजी मेरी बारी है, मैंने 2 लेनी है, आपने 4 लेनी, आपकी 4 रह गई है, मैंने 2 लेनी है, आप जरा मुझे आने दें। वो कहेगा भाजी ठीक है, वो जितनी देर तक उठा के रखेगा अपनी साइड पे करेगा, आपको तंदूर के आगे कर देगा। वो 2, 4, 5 मिली सेकंड जितना का टाइम लगेगा वो टाइम आप वेट करेंगे। दिस इज द
थिंग, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करना। P0 चल रहा था और P0 चल रहा था और P1 ने चलना है। अब P0 को जितना चल गया है उतना उसके काम को सेव कर लिया जाएगा। जितना टाइम वो सेव करने के लिए लगाएगा P1 उतना टाइम वेट करेगा। फिर P1 चलेगा। ये जो मैंने आपको टाइम दिखाया ये P1 चलेगा, ये एग्जीक्यूटेड टाइम है। जब P1 चलेगा तो P0 जो है वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। और जब P0 जो है P1 अपना टाइम खत्म कर लेगा उसके बाद P0 जो है वो उसको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा। दोबारा P0 दोबारा वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा। ये इसी का एडवांटेजेस हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के। इट रिड्यूस वेट टाइम ओवर नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर आपको वेट टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर पढ़ा है कि कोई जॉब पहले आ गई, वो 100 रोटियां लेने वाला बंदा आ गया और उसके पीछे जो आ गए छोटे 2 रोटियां लेने वाला या 1 लेने वाला या 5 लेने वाला, तो जो 1 लेने वाला या 5 लेने वाला इनका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, प्रीएम्प्टिव के अंदर एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है? टाइम गेन रिड्यूस्ड by the need for context switching can be kept to a minimum if system implement efficient context switching। जाहिर बात है ये एक बाज़ेन के अंदर रखें कि जब context switching होगी आपको पिछली जो ऑलरेडी ओल्ड प्रोसेस चल रहा था उसकी स्टेट को आपको सेव करना पड़ता है और जो नया प्रोसेस आया है उसकी स्टेट को आपको लोड करना पड़ता है। जब ये लोडिंग और पिछले को सेव करते हैं, नए को लोड करते हैं, फिर नए को आप बाहर निकालते हैं, पिछले को लेके आते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दरमियान में कुछ टाइम आपका जाया होता है। तो ये जो टाइम जाया होना है कि एक सीपीयू एक बंदे को मिला था, फिर वो दूसरे बंदे को मिला, जब एक से लेके दूसरे को देना है, इसके दरमियान में जो टाइम होगा उस दौरान पे सीपीयू जो है वो फारग बैठा होगा। ठीक हो गया? वो जो सिस्टम वो इसको हम आइडल टाइम कहेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर आइडल टाइम आ जाता है। ये इसकी जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। ये आपके पास 3 लेवल स्केजुलिंग दी हुई है। ये बड़ी आसान सी है, ऑलरेडी चीजें इसकी आपको पता है। ये आपके पास मैं इसके बॉक्स लगा के समझाता हूँ। अराइवल जॉब आई है, जैसे ही जॉब आई है वो जॉब क्यू के अंदर लग गई है और जैसे ही जॉब क्यू के अंदर लग गई है उसको एक एडमिशन स्केजुलर मिल जाता है। ये एडमिशन स्केजुलर क्या है? जो डिसाइड करता है कि इन जॉब्स में से किस जॉब को सीपीयू मिलेगा। ये 4 जॉब्स हैं इस वक्त पाइपलाइन के अंदर। इन चारों में से किसने मेन मेमोरी के अंदर लोड होना है और किसको सीपीयू मिलेगा, ये एडमिशन स्केजुलर है। और जैसे ही आपके पास चीज आ जाती है तो वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं आपके पास मेन मेमोरी के अंदर लोड होते हैं सारे। मेन मेमोरी के अंदर जब लोड होंगे तो आपके पास प्रोसेसर जो है आपके पास मेन मेमोरी के साथ डील कर रहा होता है। मेन मेमोरी से चीजें जो हैं इसके अंदर प्रोसेस के अंदर जा रही होती हैं और मेन मेमोरी से ही चीजें जो हैं वो वापस आ रही होती हैं। ये आपके पास मेन मेमोरी से चीज आपके पास रैम के अंदर सीपीयू में जा रही है और सीपीयू से ही चीज जो है वो रैम के अंदर वापस आ रही है। ये आपके पास मेमोरी स्केजुलर है, ये डिस्क है। यहाँ पर ये डिस्क किस चीज को इंडिकेट कर रही है
जैसे ही कोई प्रोसेस वेट स्टेट में जाता है या किसी प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए हम उसके काम को रोक देते हैं, तो हम उस प्रोसेस को हम मेन मेमोरी के अंदर नहीं रखते। ये बात पहले भी मैंने बताई है, प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में नहीं रखते, क्योंकि हम जितनी ज्यादा हमारे पास मेन मेमोरी फ्री होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। तो सिस्टम की मेन मेमोरी को हम फ्री अप रखने के लिए हम हार्ड डिस्क के ऊपर एक मेमोरी है जिसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आपके हार्ड डिस्क के सी ड्राइव के ऊपर आपके पास 1 GB 2 GB अब ज्यादातर 2-3 GB जो है हार्ड डिस्क की सी ड्राइव के ऊपर ऑक्यूपाइड होती है, रिजर्व्ड मेमोरी होती है। वो हार्ड डिस्क का वो 2-3 GB का एरिया वो सिस्टम एरिया होता है। वो यूजर कोई भी उस एरिया के अंदर अपनी फाइल स्टोर नहीं करता। वो 2-3 GB का जो एरिया है वो आपके पास मेन मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं जो कुछ देर के लिए रोक दिए गए होते हैं, उनको उठा के यहाँ पर हार्ड डिस्क के ऊपर स्विच कर दिया जाता है। जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है, उनकी डिमांड आ जाती है, तो वो दोबारा हार्ड डिस्क से आपके पास मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है। इसको हम कहते हैं स्वैप इन और स्वैप आउट। और ये आपके पास जो डिस्क है, ये डिस्क के अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हम वर्चुअल मेमोरी का पोर्शन हम कहते हैं। ये आगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस होंगी कि जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी से निकल के हार्ड डिस्क में कैसे जाएगा, कौन से एल्गोरिथम के तहत जाएगा। हार्ड डिस्क में उसको स्पेस कंटिग्यूअस मिलेगी या उसको फ्री स्पेस मिलेगी, उसको ब्लॉक्स मिलेंगे, उसको फ्रेम्स मिलेंगे। वो उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं जो हम इस प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद हम आगे मेमोरी मैनेजमेंट का जो चैप्टर चलाएंगे उसके अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये 3 लेवल स्केड्यूलिंग है आपके पास। ये आपके पास पहला लेवल है, ये आपके पास जो आ रहा है, ये आपके पास सीपीयू और मेमोरी है, ये आपके पास दूसरा लेवल है। और ये आपके पास मेमोरी के साथ ये जो आपके पास आ रहा है जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी से स्वैप इन और स्वैप आउट हो रहा होता है, ये आपके पास तीसरा लेवल आ रहा है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये राउंड रॉबन स्केड्यूलिंग है। राउंड रॉबन, इसको रॉबन लिखा हुआ है, ये राउंड रॉबन है, इसका नाम है पूरा राउंड रॉबन, और इसके नीचे ये पिक्चर भी दी गई है। राउंड रॉबन जो स्केड्यूलिंग है, ये आपके पास जिस तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है, ये उसी एल्गोरिथम के तहत चलती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक फर्क है। ये बात में रखें कि हमने टाइम क्वांटम इसके साथ फिक्स कर दिया है कि हर टाइम स्लाइस भी कहते हैं और टाइम क्वांटम भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज इसके साथ यूज होते हैं, ये आपको लिखे हुए मिलेंगे, टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। हम इसके साथ एक टाइम क्वांटम सेट करते हैं कि जो भी जॉब प्रोसेसर के पास जाएगी उसको 2 सेकंड मिलेंगे। 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली उससे सीपीयू वापस ले लिया जाएगा, और जब सीपीयू वापस ले लिया जाएगा तो जो क्यू होगी उसकी वो टेल पे जाके वो दोबारा सेट हो जाएगी, और वो फिर चलती 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 प्रोसेसर के पास जाएगी। अगर उसने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली तो ठीक, नहीं तो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ये डिपेंड करता है कि हम क्वांटम कितना हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं। उसके बाद वो दोबारा वो क्यू की टेल के ऊपर चली जाएगी। ये जो आपके पास फिगर नजर आ रही है नीचे कि ये P1 चला, फिर P2 है, P3, P4, P5, P6, P7, P8,
ये देखे 3 मिली सेकेंड चाहिए थे, इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसके 3 चाहिए, इसको 5 चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए। ये कि हर एक के सामने आप ये अंदर वाला दायरा देखें, हर एक को 2 यूनिट्स मिले हैं। सॉरी, हमने जो इसको 2 यूनिट से मुराद है टाइम स्लाइस, हमने 2 मिली सेकेंड फिक्स कर दिया है कि प्रोसेसर 2 मिली सेकेंड से ज्यादा किसी को टाइम नहीं देगा। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं कि 10 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैं हर स्टूडेंट को कहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट को 1 मिनट दूंगा। अगर वो 1 मिनट के अंदर अपना काम मुझे समझा देता है, मैं उसको जवाब दे देता हूं, तो 1 मिनट के बाद वो फिर दोबारा वो मेरे पास आएगा, फिर वो दोबारा कतार में लग जाएगा, और फिर जब दोबारा मेरे पास आएगा तो जब वो फिर उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर वो टाइम 1 मिनट के अंदर अपनी बात फिर मुझे समझा के समझ सका तो ठीक, नहीं तो वो फिर दोबारा लाइन के अंदर लग जाएगा। तो ये इसका है राउंड रॉबिन का। अब इसकी अगली स्लाइड देखते हैं।